एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं फेडरलिज्म क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 2। पावर शेयरिंग चैप्टर पढ़ लिया है हमने पिछली वीडियो में। अगर आपको पढ़ना है तो मैं लिंक देता रहूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर पढ़ सकते हो। ठीक है, 10 मिनट्स का लेक्चर है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल वाइज में फेडरलिज्म, जो कि वेदांतु ने हमें नोट्स प्रोवाइड किए हैं। तो स्पेशल थैंक्स टू वेदांतु ऐप, ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग अस द नोट्स। चलिए देखते हैं फेडरलिज्म का मीनिंग क्या होता है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। डिस्कवर, कंसाइज एंड कंप्रहेंसिव रिवीजन नोट्स फॉर क्लास 10 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चैप्टर 2 ऑफ फेडरलिज्म, गेन अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द की कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल अंडरलाइंग फेडरलिज्म। यानी कि ये तो नोट्स है हमारे जो वेदांतु द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, अब जानते हैं इसके अंदर क्या क्या है। फेडरलिज्म का डेफिनेशन क्या है, फेडरलिज्म का मीनिंग क्या होता है। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट डिवाइड्स पावर बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड रीजनल गवर्नमेंट्स। ठीक है, सिंपल बात समझो आप। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जो पावर को अलग अलग लेवल्स में बांट देता है। ठीक है, सेंट्रल में, स्टेट में, लोकल में। ठीक है, समझ गए। चलो, understand how this division of power maintains a balance between a strong central government and the autonomy of regional government। हमें समझना होगा कि पावर का डिवीज़न है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में बैलेंस कैसे बनाए रखता है, इनके बीच में संतुलन कैसे बनाए रखता है, संतुलन। ठीक है, हमें इसको समझना पड़ेगा। चलिए अब समझते हैं पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, delve into the powers and responsibility of central government such as defense, foreign affairs and currency regulation। देखो पावर्स समझना है, पावर्स बेसिकली बट्टी कैसे कैसे हैं हर एक गवर्नमेंट में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर होती है, वो डिफेंस देख सकते, मतलब जो लॉज होते हैं डिफेंस के वो बना सकते हैं। फॉरेन अफेयर्स देख सकते हैं, वो करेंसी मतलब बनाने में जो होती है प्रोसेस उसे वो देख सकते हैं ना। तो ये सारे तीनों क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं। आपको केवल देखना है, ज़्यादा वो रटना नहीं है कि क्या क्या होती है, केवल देखते चलो, केवल उसका ओवरव्यू ले लो है ना। क्योंकि अगर आप रटोगे आप तो आपके लिए फिर बोल तो अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो रटो मत, केवल ओवरव्यू ले लो उसका कि है क्या क्या इसमें। ठीक है, चलो अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आपको दोनों पॉइंट्स याद कर लेने हैं क्योंकि इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन, है ना। ऐसे आपके आ जाएंगे वेरी शॉर्ट में, लॉन्ग में भी आ सकता है, लॉन्ग में लेकिन ज़्यादा नहीं आता है लॉन्ग, क्योंकि लॉन्ग में आपके पॉइंट्स उतने नहीं हैं एनसीईआरटी में, तो आपके शॉर्ट में या फिर लॉन्ग वेरी शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है हमारा, देख सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अब जो बना है उसका कुछ फ़ायदा भी है कि नहीं है, कि सिंपल देखने के लिए बना हुआ है, नहीं, इसका फ़ायदे भी हैं। क्या फ़ायदे हैं, देखो। डिस्कवर द सिग्निफिकेंस ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन फेडरलिज्म एज इट डिफाइंस द पावर्स एंड लिमिटेशन ऑफ सेंट्रल रीजनल गवर्नमेंट्स। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा हमारा बुक है जो बताता है हमें पावर्स को, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की, लोकल की, इनकी लिमिटेशन बताता है, यानी कि पाबंदियाँ कि कितने तक तुम अपनी पावर दिखा सकते हो, तुम कहाँ तक अपनी पावर दिखा सकते हो, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ अलग पावर बटी हुई है, लोकल की अलग बताई हुई है, और स्टेट की अलग बटी हुई है। तो हमारे जो तीनों पार्ट हैं गवर्नमेंट के वो बंधे हुए हैं पाबंदियों में, यानी कि अलग अलग जो पाबंदियाँ हैं वो बंधी हुई हैं, है ना। कोई भी अपनी एक्सेसिव पावर नहीं दिखा सकता है, कोई अपनी ज़्यादा जो ताकत है वो नहीं दिखा सकता है कि अपनी इंडिया कंट्री, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई वो नहीं है डिक्टेटरशिप कि कोई भी चाहे तो वो कुछ कर दे हमारी कंट्री में। इंडिया कैसी है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे तीनों के पास अपनी अलग अलग पावर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंपोर्टेंस हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, सेकंड जो हमारा लाभ क्या है उसका, संविधान का, वो क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द राइट एंड लिबर्टीज ऑफ सिटीजन्स एंड प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस। यानी कि हमारे जो 8 फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कौन करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, और सिटीजन को प्रोवाइड करता है उनकी इंडिविजुअलिटी, उनकी
सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना, कि कोई भी तुम्हें बीच रास्ते में कुछ मतलब कह नहीं सकता है ना। तुम्हें एक सेल्फ रिस्पेक्ट देता है कॉन्स्टिट्यूशन, तुम्हें एक इंडिविजुअलिटी यानी कि तुम्हें नागरिकता देता है कि हाँ तुम एक सिटीज़न हो डेमोक्रेटिक कंट्री के, ठीक है। और एक लीगल फ्रेमवर्क देता है गुड गवर्नेंस, यानी कि अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर है जो गवर्नमेंट है वो उसको अप्लाई करे और हाँ एक सिटीज़न को उनकी इंडिविजुअलिटी प्रोवाइड करना और राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। ख़त्म। ये होता है 2 पॉइंट्स, इसको याद कर लेना आप, आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। आइए अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के एडवांटेजेस क्या होते हैं? एक्सप्लोर द बेनिफिट्स ऑफ फेडरलिज्म इंक्लूड द परसिबेशन ऑफ डाइवर्स रीजनल इंटरेस्ट, लोकल सेल्फ गवर्नेंस एंड अकोमोडेशन ऑफ रीजनल नीड्स। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया पूरा सा इंडिया है हमारा। अगर हमने फेडरलिज्म नहीं होता तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया देखती नज़र, है ना। तो ऐसा क्या होता है कि जो जैसे पीपल हैं लोकल के, यानी कि गांव के हैं या फिर छोटे शहर के हैं, तो उनका ख्याल कौन रखता? क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मुख्य रूप से क्या करती, बड़े बड़े शहरों पे महाराष्ट्र हो गया, तो यूपी हो गया, वहाँ पे देखती नज़र केवल। लेकिन छोटे छोटे जो गांव हैं, जो बहुत ही लो डेवलप्ड विलेजेस हैं, उन्हें पे कौन उनमें केयर करता? तो इसलिए हमें फ़ायदा क्या हो गया है कि हम ईच पार्ट ऑफ अवर इंडिया, यानी कि हर एक कोने कोने में हम गवर्नेंस कर सकते हैं, है ना। वहाँ पे हम लॉ बना सकते हैं, वहाँ पे हम लोगों की देखभाल कर सकते हैं। ये होता है फेडरलिज्म का एडवांटेज। सेकंड क्या होता है? हाउ फेडरलिज्म फोस्टर्स यूनिटी, स्टेबिलिटी और प्रिवेंटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन सेंट्रल अथॉरिटी। यानी कि ये स्टेबिलिटी बनाता है बच्चों। स्टेबिलिटी क्या होती है? बैलेंस, संतुलन। किसी भी कंट्री में स्टेबिलिटी तभी बन सकती है जब उसका सिस्टम कैसा होगा? डेमोक्रेटिक, ठीक है। और डेमोक्रेटिक कब होगा? जब वहाँ पे पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म प्रैक्टिस की जाएंगी, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी, डेमोक्रेटिक एंड फेडरलिज्म तीनों इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर। अगर पावर शेयरिंग और मतलब या फेडरलिज्म नहीं होगी तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं होगी, और वो अगर कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं होगी तो वो कंट्री स्टेबल नहीं होगी, और स्टेबल नहीं होगी तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स होंगे, है ना। आप ऐसा समझा सकते हो एग्जाम्पल से, आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है, मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्योंकि आपको कुछ सोचना पड़ेगा ना, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है तो वहाँ पे क्या होंगे? रोज़ भाई कन्फ्लिक्ट्स होंगे, रोज़ पीपल लड़ेंगे कंट्री के, है ना। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? उसमें ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें फेडरलिज्म को अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, लाइक इंडिया, है ना, लाइक इंडिया हो गया, एंड बाकी सारे स्पेन हो गया, बेल्जियम हो गया, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं? हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। चलिए अब आते हैं थर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये भी है। 2 सिस्टम होते हैं फेडरलिज्म के, यूनिटरी और फेडरल। यूनिटरी और फेडरल क्या होते हैं दोनों? तो समझ जाओगे इन 3 मिनट्स, ठीक है। 3 पॉइंट्स हैं तो 3 मिनट्स समझा दूंगा 3 मिनट्स में। क्या होता है देखो, यूनिटी सिस्टम गवर्नमेंट क्या होता है? जो ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट को क्या करता है? फॉलो करता है। जैसे कि हो गया हमारा चाइना, ना, चाइना हो गया, जैसे चाइना है, तो भाइयों चाइना में क्या है? एक ही लेवल गवर्नमेंट है जो कि है कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ पे, केवल और केवल, है ना। क्यों है? क्योंकि वो ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है। यानी कि चाइना जो है वो चाहता है कि हमारे यहाँ पर केवल एक गवर्नमेंट हो और वही सबको देखे, ठीक है। तो ये हमारी पहचान किसकी है? यूनिटी सिस्टम की, ठीक है। बट फेडरल में क्या होता है कि जो पावर होती है, जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, वो बटा हुआ होता है 2 और मोर लेवल से। यानी कि एक लेवल नहीं होता वहाँ पे, 2 होते हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इंडिया, ठीक है, स्पेन, बेल्जियम, ठीक है, ये होता है हमारा, ठीक है।
अच्छा जी, अब देखते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू रन द स्टेट गवर्नमेंट सिस्टम एंड द लेजिस्लेशन, यानी कि सेंट्रल जो होती है सरकार हमारे, उसके पास पूरी वो होती है छुट्टी पूरी वो तो पावर होती है उसके पास कि वो स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ कह सकती है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को भी वो करेगी रूल, है ना। स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, वो उसको भी क्या करेगी, रूल, उस पर भी राज करेगी। और रेगुलेशन लॉ जो होते हैं, जो कानून होते हैं, उसको भी बनाएगी पूरे किसमें, पूरे कंट्री में। यानी कि ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर होती है कंट्री की, अपने हाथ में मुट्ठी में कर लेती है वो, कौन, यूनिटरी सिस्टम में, ठीक है। लेकिन फेडरल में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होती स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी कह सके, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का पावर अलग अलग बड़ी होती हैं। सेंट्रल तो हम देखो सेंट्रल का मामला, स्टेट देखे वो स्टेट का मामला, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड पे क्या होता है, थर्ड पे है सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम बॉडी, है ना। समझ जाओ कि पूरी कंट्री का करता हरता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, फेडरल में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट अलग पावर है, सेंट्रल की मतलब स्टेट की अलग है, लोकल की अलग है ना। यहाँ पे डेमोक्रेसी की पहचान क्या होती है, डिवाइडेशन ऑफ पावर। और यहाँ पे क्या है कि एक ही के पास सब कुछ पावर दे दी गई है, वो सब जो अपना मन चाहे करे उल्टा सीधा, और सब क्या करें उसका मुँह देखें। स्टेट गवर्नमेंट हो गई, लोग वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास पावर ही नहीं है करने की, है ना। तो ये 3 बार आप याद कर लेना, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आ जाता है कभी शॉर्ट में, लॉन्ग में भी आ जाता है कभी कभी, तो 3 मार्क्स का आ जाएगा, तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है, कट टू कट। आइए अब आते हैं 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। भाई बात फिर से आ गई ना, 2 गवर्नमेंट क्या कौन सा भाई होती है, यूनिटरी और फेडरल, ठीक है गवर्नमेंट। इसको आप लिख लोगे तो आपके पास नंबर आ जाएंगे। और अगर आपके पास ऐसे आ जाए कि डिफरेंस बताओ दोनों में क्या होता है, तो डिफरेंस बता दोगे 3 पॉइंट्स में, आपने 1 पॉइंट 2 पॉइंट थर्ड पॉइंट, 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट लिख दोगे आप। एग्जाम्पल्स क्या हो गया होगा, एग्जाम्पल्स कौन है यूनिटरी का, चाइना हो गया, सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है, चाइना, ठीक है। और फेडरल कौन है, फेडरल का सबसे बड़ा इंडिया हो गया। या फिर अब और लिखने हैं तो स्पेन लिख दो, स्पेन और बेल्जियम, अब पढ़ के आए हो पावर शेयरिंग में, है ना। चलिए अब आते हैं टॉपिक नंबर 4 पर, की फीचर्स क्या हैं। की फीचर, आप फेडरलिज्म पढ़ रहे हो तो उसके फीचर क्या क्या होते हैं, है ना। जैसे आ गए आपके लाइट द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म इन 5 पॉइंट्स, लॉन्ग में आ गया, तो आपके पास ऑप्शन तो रहेगा ना लिखने का। क्या होता है, मल्टीपल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, फेडरलिज्म प्रोवाइड अस द मल्टीपल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक सेंट्रल स्टेट लोकल। दूसरा क्या है, डिस्टिंक्ट, यानी कि हर एक गवर्नमेंट के पास, हर एक अथॉरिटी के पास अपनी अलग अलग क्या है, पावर है, ठीक है। और ये पावर्स कहाँ लिखी हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। संविधान है, जो हमारा भारत संविधान है, उसमें क्या लिखा हुआ है, सबकी पावर लिखी हुई है, ताकत ना, कहाँ कौन से केस में किस गवर्नमेंट की पावर अप्लाई की जाएगी, सब लिखा हुआ है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, यानी कि द पावर्स एंड गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योरिंग स्टेबिलिटी एंड क्लैरिटी, यानी कि सबकी पावर क्या है, बटी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि स्टेबिलिटी और क्लियरिटी प्रोवाइड करता है एक कंट्री में, ठीक है। दूसरा क्या, अमेंडमेंट प्रोसेस, चेंजेस टू की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट प्रिवेंटिंग अनलेटरल एटिलेशन, ठीक है। मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी प्रोविजन चेंज करना है तो अप्रूवल चाहिए होता है, किसका, स्टेट का, सेंट्रल का और स्टेट का। अगर सेंट्रल मान जाती है बट स्टेट नहीं मानती है तो वो लॉ वो चेंज नहीं होगा, और सेंट्रल नहीं मानती है, स्टेट मान जाती है, तब भी वो लॉ चेंज नहीं होगा। यानी कि दोनों की रजामंदी चाहिए होगी कोई भी लॉ को या कोई भी रेमेडीज़ को चेंज करने के लिए, वे बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, फीचर होता है फेडरलिज्म का। चौथा क्या है हमारे पास, डिफाइंड रेवेन्यू सोर्स, यानी कि रेवेन्यू भी बटा हुआ है, ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जितना मन चाहे खर्चा कर ले किसी भी चीज़ में, नहीं, रेवेन्यू बटा हुआ है हर एक गवर्नमेंट लेवल का, है ना, हर एक किसका, गवर्नमेंट ऑफ लेवल का। चलिए लास्ट है हमारा डुअल ऑब्जेक्टिव,
यानी कि फेडरलिज्म एम्स टू मेंटेन नेशनल यूनिटी व्हाइल अकोमोडेटिंग रीजनल डाइवर्सिटी बैलेंसिंग द नीड्स ऑफ डाइवर्स पॉपुलेशन। ये सब तो हो ही रहा है, लेकिन फेडरलिज्म क्या करता है, नेशनलिज्म को बढ़ावा देता है। यानी कि भारतीय जो देश प्रेम है ना, देश प्रेम को भी क्या करता है, प्रमोट करता है। कौन? फेडरलिज्म नेशनलिज्म को प्रमोट करता है। ठीक है, कौन? फेडरलिज्म, है ना। देशभक्ति को, देशभक्ति जैसे कि महात्मा गांधी को बताता है, भगत सिंह को बताता है, चंद्रशेखर आज़ाद को बताता है ना। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे हम देशभक्ति सीख सकते हैं। ठीक है, तो कट टू कट 7 पॉइंट याद कर लो आप, 3, 4, 5, 6, 7। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, कभी आ जाता है तो 5 में से 5 नंबर ला दोगे आप। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग फेडरलिज्म। यानी कि फेडरलिज्म बनाने के अलग प्रकार होते हैं, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। अब देखो, इसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है कि सर ये होते क्या है दोनों, हाँ अभी तक समझ में नहीं आ रहे हैं। देखो आप याद करो, कमिंग टुगेदर यानी कि कोई चीज़ आ रही है एक साथ। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट ज्वाइन वॉलंटरी फ्रॉम, देखो सिंपल बता देता हूँ मैं आपको, कट्टू कर बता देता हूँ। यूएसए क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूएसए का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी कि ऐसे स्टेट जो यूनाइटेड हैं, किसके? अमेरिका के। यानी कि बहुत सारे स्टेट्स आए होंगे एक साथ, मिले होंगे वो, तो क्या हो गए? वो यूनाइटेड हो गए, तो ये होता है कमिंग टुगेदर। और होल्डिंग टुगेदर क्या होता है? जैसे एक मुट्ठी है, क्या है? एक मुट्ठी है, वो एक साथ बहुत सारे स्टेट्स को लिए खड़ी है। जैसे कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 28। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो 2800 स्टेट्स को लिए खड़ी है अपनी मुट्ठी में, वो हो गई होल्डिंग टुगेदर। ठीक है, ये होता है दोनों का कॉन्सेप्ट, समझ गए। चलो बढ़ते हैं आगे। इंडिया स्पेन, भाई सिंपल एग्जांपल देते हैं आपको, इंडिया के, स्पेन, बेल्जियम के। ठीक है, चलो हाँ जी, अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो है व्हाई इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। अब आप कहोगे जैसे इंडिया ऑप्शन आ गया, इंडिया फेडरल कंट्री, आप कहोगे यस। पूछते का व्हाई, हाउ, कैसे है बताओ, तो आप कहोगे क्योंकि इंडिया में लिस्ट बटी हुई है, या फिर कह सकते हो गवर्नमेंट बटी हुई है, और गवर्नमेंट में लिस्ट आती हैं, तो लिस्ट बटी हुई हैं, यूनियन, स्टेट, कंकरेंट लिस्ट। मैंने कहा यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन कौन पावर है, स्टेट मतलब स्टेट के पास, और कंकरेंट मतलब जो बाकी की लोकल गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर है। ठीक है, चलो यूनियन लिस्ट क्या होती है, देखो इनको पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि ये डायरेक्ट मैचिंग में आ जाता है, मैचिंग में या फिर टिक करेक्ट में आ जाती हैं ये इनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलो देखते हैं। सब्जेक्ट्स लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। यानी कि डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, करेंसी जो हो गए हमारे लॉज, वो सब इस लिस्ट में आते हैं। ठीक है, दीज सब्जेक्ट्स आर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ये सब्जेक्ट्स किसके होते हैं? नेशनल इम्पोर्टेंस के होते हैं। यानी कि यहाँ पे नेशनल जो सेंट्रल जो नेशन होता है ना, कोई भी एक नेशन, कोई भी कंट्री, वो इस पर क्या करती है? नज़र अपनी बनाए रखती है। ठीक है, थर्ड क्या है? लॉज रिलेटेड टू दिस लिस्ट आर मेड अ यूनियन लिस्ट। यानी सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया है? लिस्ट जो लॉज होते हैं वो किसको बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, चलो जी। स्टेट में क्या जाते हैं? स्टेट वही आते हैं, फॉरेस्ट, ट्रेड, पुलिस, कॉमर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? स्टेट एंड लोकल जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पे आती है। लॉज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट आर मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि जो आप में कानून होते हैं, जो भी कुछ चेंज होते हैं, वो सब स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, लास्ट हमारा कंकरेंट लिस्ट। इसमें क्या हो जाता है? ये देखो, इसमें सेंट्रल और लोकल दोनों, सॉरी सेंट्रल और स्टेट दोनों जो गवर्नमेंट होती हैं वो इस पर नज़र और चेंज कर सकती हैं कुछ लॉज। ठीक है, इसमें कौन कौन आ जाते हैं? इसमें आ जाते हैं भाई आपके फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। ठीक है, इसमें क्या आता है कि सम स्टेट्स एंजॉय फैसिलिटी, जैसे कि असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, है ना, ये सब क्या करते हैं?
एक न्यू जो होता है इंजॉय करते हैं पावर्स को, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे डिस्प्यूट्स बहुत होते हैं लोगों के अंदर, ठीक है। देखो सुना होगा आपने जम्मू कश्मीर में कितने मुस्लिम और हिंदू बीच में क्या होता है, फाइट्स होती रहती हैं। तो इसलिए हमारे जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ने आर्टिकल 371 निकाला था। तो क्या हो गया उससे, जो सेपरेट जो हमारे पास अलग अलग स्टेट्स हैं, असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, उनको एक अलग पावर मिल चुकी है। तो वो अपना अलग मतलब हिसाब किताब है उन लोगों का, और जो अलग स्टेट्स हैं उनका अलग हिसाब किताब है, ठीक है। चलो अब क्या, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, ये सब क्या है, हमारी यूटी हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ठीक है। और उनको भी अलग अपनी पावर्स हैं मिली हुई हैं, तो अपना अलग उनका काम चल रहा है, ठीक है। चलो जी, अब आते हैं हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। फेडरलिज्म प्रैक्टिस का कैसे होती है, तो देखो सबसे पहला पॉइंट है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। जो इंडिया था, इंडिया में डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस हैं, असम है ना, असमीज, उड़िया, हिंदी है ना, अरेबिक, बहुत सारी लैंग्वेज और हैं, तमिल है ना, तमिल हो गई हमारी, बहुत सारी और लैंग्वेज हो गई हैं आपकी जो एक्सेप्ट, गुजराती, मराठी है ना, पंजाबी। तो इन सब लोगों के जो हमारा भावना है उनको ठेस ना पहुँचे, तो इसलिए इन सारे जो पीपल्स अलग लैंग्वेज के थे उनके लिए अलग अलग सेपरेट स्टेट बना दिए थे गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा क्या हो गया, हमारा पॉइंट हो गया फेडरलिज्म का, कि हर एक कम्युनिटी की भावना को ठेस ना पहुँचे और वो शांतिपूर्ण रह सकें अपनी कंट्री में, ठीक है। ये हो गया हमारा। दूसरा लैंग्वेज पॉलिसी। देखो लैंग्वेज पॉलिसी क्या होती कि पहले हिंदी क्या था, ऑफिशियल लैंग्वेज थी हमारी, है ना, हिंदी क्या थी, ऑफिशियल लैंग्वेज थी। बट क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने सोचा कि हिंदी अगर रहेगी तो लोगों के अंदर डिस्प्यूट्स हो जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने इंग्लिश को भी कर दिया यहाँ पे लिस्ट में जोड़ दिया। तो कहो अगर पूछे कोई कि आपकी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, तो कह देना कोई भी नहीं है, कह देना कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज तो है हिंदी इंग्लिश दोनों, ठीक है, बट नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है इंडिया की। गॉट इट। चलो अब देखो, अब आते हैं हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन। वही सिस्टम है, सेंट्रल स्टेट क्या होता है कि यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट हो जाते हैं, लेकिन फेडरलिज्म के द्वारा क्या होता है, उन डिस्प्यूट्स को हटा देते हैं और वहाँ पे एक स्टेबिलिटी आ जाती है। अगर सिंगल पार्टी मेजोरिटी लोकसभा में होती है तो नेशनल पार्टीज को जॉइन फॉर हाँ अच्छा, जिसमें इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कोलिशन गवर्नमेंट, कोलिशन यानी कि पता होगा आपको क्या होता है, गठबंधन। जैसे कि एक कंट्री, एक हमारे पास क्या है, पार्टी है, उसके पास एक बहुत ज़्यादा वोट्स आ गए, है ना, बट दूसरी पार्टी बस क्या आया, कम वोट्स हैं, तो वो दोनों पार्टी जुड़ सकती हैं और अपनी नई गवर्नमेंट बना सकती हैं, किसमें, कंट्री में। उसे कहते हैं गठबंधन की सरकार, ठीक है। जैसे सुना हुई अपना आपने कि पहले हुआ था, है ना, नाम नहीं लूँगा उस पार्टी का, लेकिन आप समझ जाओगे कि कब हुआ था ये सिस्टम अप्लाई हमारे इंडिया में, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हमारे पास, ये देखो ये हमारे पास बता दिया था हमने कि फेडरलिज्म में पढ़ना पड़ेगा आपको, कौन सा ये टॉपिक है, डिसेंट्रलाइजेशन। ये कब अप्लाई हुआ था हमारे कंट्री में, 1992 में। ईयर को, साल को याद कर लो, इम्पोर्टेंट ईयर है, ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ था, द प्रोसेस इन विच द पावर टेकन फ्रॉम सेंट्रल स्टेट एंड गिवन टू द हैंड्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। देखो पूछ दिया अगर एग्जाम में कि बताओ डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, तो कह देना कि पावर को सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से लेना और लोकल गवर्नमेंट को देना, ठीक है। ये हो गया हमारा डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अब पूछे कि क्यों हुआ था ये, तो कह देना कि आइडिया था जो कि लाया गया था प्रॉब्लम से इशूज को देखकर फॉर बेटर रिजॉल्व एंड टेकन केयर ऑफ द लोकल लेवल, द स्टेट और सेंट्रल लेवल, यानी कि एक स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए सेंट्रल स्टेट लोकल में ये आइडिया को लाया गया था। सेवरल लोकल इंस्टीट्यूट्स वर सेट अप टू टेक केयर ऑफ देम, ठीक है। तीसरा क्या है, द इनिशिएटिव वाज टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 1992, यानी कि 1992 में ये स्टेप जो सरकार थी वो उन्होंने अप्लाई किया था
और कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंड टू क्रिएट थर्ड टायर गवर्नमेंट, और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था टू थर्ड टायर गवर्नमेंट आने के लिए। पहली बार जो हमारा संविधान है उसको अमेंड चेंज कर दिया गया था, अपडेट कर दिया गया था। कब? 1992 में, ठीक है। और इससे हमारा क्या हुआ, इंडिया डेमोक्रेटिक बन गया और ज़्यादा, और फिर और स्टेबिलिटी उसमें ज़्यादा आ गई किसमें, हमारे कंट्री में, ठीक है। अब देखो, रेगुलर इलेक्शन फॉर द लोकल बॉडीज वर मेड मैंडेटरी। अब क्या होता है कि जो ऐसे बना दिया गया है, लोकल गवर्नमेंट बना दी गई, तो क्या कि उसने सरकार ने क्या किया कि इलेक्शन को बहुत ज़्यादा मैंडेटरी कर दिया, यानी इलेक्शन यहाँ पे रोज, इलेक्शन हमेशा हर साल होंगे यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट में, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि शेड्यूल कास्ट थे, एसटी थे, और अदर जो नीचे की जाति थी, उनको भी पावर दी गई कि तुम भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, उनको सीट्स दी गई, ठीक है। वुमेन हैड 1/3 ऑफ सीट्स, वुमेन के पास भी क्या थी, 1/3 सीट थी, कहाँ पे, लोकल गवर्नमेंट में, नॉट इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। वहाँ पे अभी वुमेन के पास इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं है, लेकिन जो जैसे पंचायत में है ना, और पंचायती राज में, ग्राम सभा में जो औरतें थी उनके पास 1/3 हिस्सा था सीट्स का, ठीक है। अब आओ, और अब सुना जाता है कि इन कौन देखता है कि सीट्स किस पटी और पैसा कितना लगा, तो वो काम होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन का, SEC का, SEC का, स्टेट इलेक्शन कमीशन का, ये सारा वर्क होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं 4 पॉइंट पे। Some share of power and revenue that the state government had was given to these local bodies. यानी कि जो पावर रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है वो कुछ उसमें से शेयर कर देते हैं वो लोकल बॉडीज़ को, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है हमारे पास, जो राज्य सरकार होती है, उसका कुछ हिस्सा मतलब पैसे का दे देते हैं किसको, लोकल गवर्नमेंट को, ठीक है। पंचायती राज लोकल गवर्नमेंट डेट प्रेजेंट इन ईच विलेज। अब जैसी बन तो गई है, बट इसमें मुख्य काम कौन करता है, वो होता है पंचायती राज, ठीक है। पंचायती राज, इसका क्या काम होता है, इसका काम ये होता है कि वो हर विलेज में क्या करे, जो गवर्नमेंट को प्रमोट करे, और ठीक है। ग्राम पंचायत इज आल्सो प्रेजेंट सम ग्रुप्स ऑफ विलेजेस, है ना, ऐसे ग्राम पंचायत होती है तो वो सम ग्राम पंचायत क्या करती है, सम विलेजेस इन स्टेट्स, ठीक है, प्रेजेंट होती है। बिग सिटीज़ एंड अर्बन एरिया आर टेकन केयर ऑफ बाय द म्यूनसिपैलिटीज़। जो देखा होगा आपके कंट्री सिटीज़ में जो टाउन है वहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, है ना, वही सब कुछ यहाँ पे सुनती देखती हैं बड़ी बड़ी सिटीज़ टाउन में, लेकिन गांव में कौन देखता है, पंचायती राज या फिर ग्राम पंचायत, ठीक है। चलो, तो ये देखो अब बचा हमारा इतना हिस्सा, पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में, ठीक है। बजाय थोड़ा पर्सनैलिटी सिस्टम बचा है हमारा, म्यूनसिपैलिटी पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक बाबा जय श्री।